हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत अरस्तु के सिद्धांतों के ऊपर। इससे पहले हमने प्लेटो पर चर्चा की थी, तो आज के वीडियो लेक्चर से प्लेटो और अरस्तु दोनों के विचारों को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। खासतौर से जब हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ते हैं तो प्लेटो और अरस्तु का नाम समानांतर रूप से चलता है। दोनों के सिद्धांत एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो अगर इस वीडियोज़ को आप अंत तक देखेंगे तो प्लेटो के साथ साथ अरस्तु के सिद्धांत आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगे और परीक्षा में दोनों से संबंधित किसी भी तरीके से प्रश्न आएंगे आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं सीधे अरस्तु पर बात करते हैं। अरस्तु ईसा पूर्व 384 में उत्तरी यूनान के मेसिडोनिया प्रायद्वीप के में स्थित यूनानी बस्ती स्टैग्रिस में पैदा हुए थे। तो बस इतना ध्यान रखना है कि अरस्तु का संबंध यूनान से है, ठीक है। और थोड़ा सा अंदर जानना चाहते हैं तो मेसिडोनिया प्रायद्वीप में हुआ था। इनके पिता निकोमैकस मैसिडोनिया के राजा तथा सिकंदर के पितामह अमिनतास तृतीय राज के चिकित्सक थे, ठीक है। तो अरस्तु का जन्म एक डॉक्टर के घर में हुआ था, इसीलिए इनके सिद्धांत को आप देखेंगे तो प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अरस्तु का विरेचन नामक जो सिद्धांत है किस पर आधारित है, तो चिकित्सा शास्त्र उसका सही जवाब होता है। तो आप तुरंत समझ जाइए कि अरस्तु बाद में चिकित्सा इत्यादि से नहीं जुड़े थे, बल्कि उनको एक परंपरा से ये मिला हुआ था, ठीक है। चूँकि चिकित्सक के पुत्र होने के नाते 200 वर्ष पूर्व से प्रचलित चिकित्सा विज्ञान के अरस्तु जन्मजात उत्तराधिकारी हुए। जैसा कि मैं बता रहा था कि चिकित्सा शास्त्र से इनका परिचय बहुत पहले से ही हुआ था, इसीलिए जिन बच्चों ने बायोलॉजी से 12th किया होगा उन्होंने पढ़ा होगा कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं, ठीक है। तो अरस्तु पहले से ही इस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, इनके पिताजी डॉक्टर थे, तो बात बहुत समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो उसका प्रभाव इनके विचारों और सिद्धांतों पर भी पड़ा है, ठीक है। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटिस के ग्रंथ एपिडेमिक्स में दी हुई रोग प्रकरणों की प्रक्रिया के माध्यम से अरस्तु चिकित्सा और जीव विज्ञान में किशोरावस्था में ही परिचित हो गए थे। मतलब जब ये 15-16 साल के थे तभी ये तमाम रोगों और उनके निदानों से संबंधित चीज़ों से परिचित हो गए थे। पिता की मृत्यु के बाद, अब यहाँ पर टर्निंग आ रहा है अरस्तु के जीवन में। पिता की मृत्यु के बाद ईसा पूर्व 367 में अरस्तु प्लेटो की एकेडमी में भेजे गए, जहाँ 20 वर्षों तक प्लेटो के संपर्क में रहे तथा उनके मन पर सुकरात और प्लेटो की विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा। ये देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही अरस्तु के पिताजी का निधन हुआ उसके बाद वो प्लेटो की एकेडमी, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि प्लेटो ने एक एकेडमी स्थापित की थी जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। उसमें अरस्तु को जाने का मौका मिला और वहाँ जाने के बाद लगभग 20 वर्षों तक वे प्लेटो के संपर्क में रहे और इस दौरान प्लेटो और सुकरात दोनों का प्रभाव अरस्तु के ऊपर पड़ा, ठीक है। तो इसलिए कई बार परीक्षाओं में इन तीनों व्यक्तित्वों के क्रम पूछ दिए जाते हैं कि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इनको क्रम से बताइए कि कौन इसमें बड़ा है और कौन छोटा है। तो बात अब समझ में आ रही होगी। इस पूरे वीडियो लेक्चर को आप एक कहानी के रूप में सुनेंगे तो ज़्यादा बातें और क्लियर हो जाएंगी और अधिक दिनों तक आपके मन मस्तिष्क में बैठी रहेंगी। जैसा कि मैंने बताया कि एकेडमी में वो पहुंच गए और 20 वर्षों तक प्लेटो और सुकरात के दर्शनों विचारों का अध्ययन किया और उससे प्रभावित हुए। आगे चलकर सुकरात, प्लेटो, अरस्तु पाश्चात्य चिंतन धारा के 3 पीढ़ियों और महान विचारकों के रूप में विख्यात हुए, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, इसलिए जब विक्रम में आए कि सुकरात गुरु थे प्लेटो के और फिर प्लेटो गुरु हो गए अरस्तु के, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट, प्लेटो की मृत्यु के बाद अरस्तु को अकादमी का अध्यक्ष बनने की उम्मीद थी, पर इसके विपरीत प्लेटो के भतीजे स्प्यूसिपस को अध्यक्ष बनाया गया। अब समझिए कि एकेडमी में अध्यक्ष भी बना करते थे, तो प्लेटो को लगा कि 20 वर्षों तक अरस्तु को लगा कि 20 वर्षों तक हम प्लेटो के एकेडमी में रहे तो जाहिर सी बात है कि अध्यक्ष पद के दावेदार हम ही रहेंगे। लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, प्लेटो के भतीजे, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए तो परिवारवाद वहाँ भी चल रहा था। अक्सर भारत में इसका आरोप लगाया जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि ग्रीक और यूनान में भी कुछ इसी तरीके की स्थिति थी।
तो प्लेटो के भतीजों को बना दिया गया। इससे खिन्न होकर अरस्तु एथेंस छोड़कर चले गए और एसेस में नई एकेडमी स्थापित कर लिया उन्होंने। इस तरीके से आपने देखा कि प्लेटो और अरस्तु दोनों ने अपनी अपनी एकेडमियाँ स्थापित की थी। उस समय एकेडमी स्थापित करना ही यूनिवर्सिटी स्थापित करने के बराबर था और उसका मुख्य उद्देश्य रहता था दार्शनिक चिंतन और वैज्ञानिक तरीके से शोध कार्य करना। ठीक है, तो जब अरस्तु ने नई एकेडमी खोल ली और यहीं पर अरस्तु ने पॉलिटिका ग्रंथ की रचना की। कई बार सवाल पूछा जाता है पॉलिटिका ग्रंथ किसका है, तो ध्यान में रखिए कि अरस्तु का है। 37 वर्ष की अवस्था में अरस्तु ने वहाँ के राजा की भतीजी पाइथियास से विवाह कर लिया। एक तरीके से आपने देखा कि अरस्तु के पिताजी भी सिकंदर महान के जो पितामह थे यानी कि दादाजी थे, उनके साथ रहा करते थे। और अरस्तु भी 37 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपनी शादी की और वहाँ के राजा जो थे उनकी भतीजी से शादी कर ली। तो एक तरीके से इन लोगों का जो संबंध है वहाँ के जो वर्तमान अगर शब्द में प्रयोग करें तो सरकार से भी इन लोगों का सीधा जुड़ाव था। आगे बात करते हैं कि 42 वर्ष की अवस्था में मैसिडोन के राजा फिलिप द्वितीय ने अरस्तु को अपने 13 वर्षीय पुत्र सिकंदर के शिक्षक बनने के लिए आमंत्रित किया, जो कि सिकंदर महान के रूप में फेमस हुआ। आप जानते हैं कि जिसने विश्व विजय की परिकल्पना की थी और अंत में भारत की तरफ भी आया हुआ था और व्यास नदी नहीं पार कर सका और वापस जाना पड़ा और रास्ते में ही बेबीलोन में जाते हुए सिकंदर की मृत्यु हो गई। तो एक तरीके से आपको इस स्टोरी के माध्यम से प्लेटो, अरस्तु इत्यादि की जो कहानी है वो समझ में आ गई होगी कि कैसे कैसे इनके जीवन में परिवर्तन आया और इन्होंने दर्शन और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के क्षेत्र में किस तरीके से काम करना शुरू किया। एक दूसरे से प्रभावित होते हुए भी इन्होंने कुछ कुछ नया करने की कोशिश की है। तो सिकंदर महान के शिक्षक के रूप में अरस्तु हो गए। आगे चलकर काव्यशास्त्र पर अरस्तु ने 2 पुस्तकें लिखी। पहली पुस्तक का नाम है रिटोरिक और दूसरी पुस्तक का नाम है पोइटिका। ध्यान रखिए, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि रिटोरिक के राइटर कौन है और पोइटिका किसकी पुस्तक है। रिटोरिक या वक्तृत्व कला या अलंकार शास्त्र का कोई निश्चित विषय न होने से अरस्तु इसे विज्ञान की कोटि में नहीं रखते, परंतु अरस्तु की दृष्टि वैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि जो रिटोरिक नामक ग्रंथ है इसमें अलंकार शास्त्र और वक्तृत्व कला इत्यादि के बारे में चर्चा की गई है। हालांकि कहा जा रहा है कि उस समय इन दोनों विधाओं में कोई निश्चित पैटर्न नहीं था, तो इसको अरस्तु ने विज्ञान की कोटि में नहीं रखा। फिर भी अरस्तु की जो दृष्टि थी वो वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण थी। जिस प्रकार संसार के विजेताओं में सिकंदर महान का नाम आता है, उसी प्रकार काव्यशास्त्रीय सैद्धांतिक विवेचन में अरस्तु का नाम आता है। तो इस तरीके से अरस्तु के इम्पोर्टेंस को भी आप समझ रहे होंगे। अगर देखा जाए भारतीय काव्यशास्त्र का प्रारंभ ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के आसपास माना जाता है, जिसे विद्वान भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का निर्माण काल मानते हैं। यह भी ध्यान देने की बात है कि काव्यशास्त्रीय ग्रंथों में सबसे पहले नाटक पर ही विस्तार से विचार हुआ। ठीक है, और इसी तरह से एक मिलती जुलती बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है गद्य के आविर्भाव के संदर्भ में कि विलक्षण बात यह है कि गद्य विधा की शुरुआत नाटक से ही हुई। तो जब भी आप पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़िए या फिर साहित्य पढ़िए तो अपने हिंदी साहित्य से तुलनात्मक करके थोड़ा सा पढ़ेंगे चीज़ों को, तो ज़्यादा आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो जितनी भी बातें मैंने कही वो पहले भी हम 1-2 बार इसकी चर्चा कर चुके हैं, जैसा कि मैंने गद्य के आविर्भाव के संदर्भ में कहा था। ठीक है, यद्यपि अरस्तु ने नाट्यशास्त्र विशेष रूप से विषादांत नाटक ट्रेजेडी पर ईसा पूर्व 4वीं शती में विस्तार से कर रहे थे, परंतु भरत के नाट्यशास्त्र जैसा नाट्य या रूपक की कला, विद्या और प्रविधि शास्त्र पर विस्तृत विवेचन उसमें नहीं है। उसमें नाट्य शास्त्र के अंग प्रत्यंग पर बड़ा सूक्ष्म और व्यवहारोपिक प्रकाश डाला गया है। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विषादांत लिखा था। ठीक है, इसको अंग्रेजी में लिखा जा रहा है ट्रेजेडी। तो कई बार इसको सीधे सीधे ट्रेजेडी भी लिखा जाता है या फिर दुखांतक भी कई जगह लिखा जाता है। तो यहाँ पर शब्दों का ही केवल हेर फेर है। जब हम प्लेटो पर चर्चा कर रहे थे तो हमने बताया था कि प्लेटो ने कहा था कि कला जो है अनुकरण का अनुकरण है। तो एक स्टूडेंट्स ने कमेंट्स करके लिखा कि उन्होंने मिथ्या को अनुकृति का अनुकृति माना था, इस तरीके से उन्होंने कमेंट लिखा था। तो बस यहाँ पर शब्दों का हेर फेर है, कहने की जो शैली है उसी में
अंतर है। कोई विषादांत कहता है, कोई ट्रेजिडी कह देता है, कोई दुखांतक कहता है। तो इसको लेकर काफ़ी वो नहीं है, बस हाँ जानने की ज़रूरत है कि इसको कई ढंग से कहा जा सकता है। तो जब भी ट्रेजिडी इत्यादि की बात हो तो तुरंत आपके दिमाग में अरस्तु का नाम आना चाहिए। आगे और बातें क्लियर हो जाएंगी। पोएटिक्स में काव्य के स्वरूप, भेदों और उनके अंगों पर व्यवस्थित विचार किया गया है। पोएटिक्स जो उनकी दूसरी रचना है, यह ग्रंथ पाश्चात्य काव्यशास्त्र का प्रकाश स्तंभ है, यानी कि फेमस एक तरीके से ग्रंथ है। इसमें जो भी अवधारणा है वो काव्य और नाटक के संबंध में आगे चलकर पाश्चात्य देशों में चिंतन का एक रास्ता तैयार किया। ये पोएटिक्स जो है, ठीक, यह काव्यशास्त्र पर विश्व की प्रथम व्यवस्थित रूप से विचार करने वाली पुस्तक है, यानी कि जो पोएटिक्स है। पोएटिक्स के दो भाग हैं। पहले में नाटक यानी कि जो ट्रेजिडी के रूप में है, और महाकाव्य एपिक पर विचार हुआ है। पहले भाग में नाटक और महाकाव्य इन दोनों पर विचार हुआ है। दूसरे भाग में सुखांत नाटक यानी कि कॉमेडी तथा अन्य काव्य भेदों पर विचार हुआ है, ठीक। अब दूसरा भाग उपलब्ध नहीं है। अरस्तु की दूसरी पुस्तक रिटोरिक, अलंकार और वक्तृत्व कला पर आधारित है, जिसमें गद्य में दिए गए भाषणों के अलंकरण और प्रभावशीलत्व पर विचार किया गया है। काव्य कला का विवेचन उसमें नहीं है। तो इस तरीके से अरस्तु के दोनों पुस्तकों के बारे में भी हमने चर्चा किया कि पोएटिक्स में किन किन चीज़ों का उल्लेख किया गया है और रिटोरिक में किस किस चीज़ का उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखिए कि जो पोएटिक्स है उसमें नाटक और महाकाव्य और कॉमेडी इन तीनों पर चर्चा की गई है, और रिटोरिक में अलंकार शास्त्र और वक्तृत्व कला पर चर्चा की गई। तो इस तरीके का अगर प्रश्न आते हैं इन पुस्तकों को लेकर तो उम्मीद है कि आप 100% उसे सही करने की कोशिश करेंगे। अगले पॉइंट पर बात करते हैं। पोएटिक्स में काव्य की अनेक शाखाओं, तत्वों और काव्य रूपों के रचना विधान तथा काव्य के प्रभाव आदि विचारों पर विचार किया गया। अरस्तु के विचार से कवि रचयिता है और कथा वस्तु की रचना करता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन कि कवि रचयिता है और कथा वस्तु की रचना करता है। कथा वस्तु को वो प्रत्यक्ष जीवन से ग्रहण करता है। यही कथा वस्तु महाकाव्य की आत्मा है। जीवन से लिए जाने पर भी काव्य का सत्य जीवन में घटित ऐतिहासिक सत्य से भिन्न होता है, क्योंकि वह यथार्थ का आभास देने वाला काल्पनिक सत्य होता है। काव्य का यह सत्य संभाव्य सत्य है। इसी प्रकार जीवन का अनुकरण करने वाले पात्र भी वास्तविक चरित्र नहीं होते। कथानक और चरित्र ऐतिहासिक न होने पर भी काव्य का सत्य अधिक महत्वपूर्ण एवं गंभीर होता है, क्योंकि वह देखे हुए अनुभूत जीवन पर आधारित होता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अरस्तु का जो विचार है काव्य के संदर्भ में वो प्लेटो से थोड़ा सा भिन्न दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगला पॉइंट है कि काव्य जीवन और प्रकृति का अनुकरण है। यह अन्य कलाएं भी जीवन की अनुकृति हैं। काव्य की मूल प्रेरणा भी वे अनुकरण को ही मानते हैं। अनुकृति की अवधारणा को यद्यपि प्लेटो ने प्रवर्तित किया, पर अरस्तु ने उसके वास्तविक रूप का विस्तार किया, अनुकरण की प्रक्रिया को नया रूप और नया आयाम प्रदान किया। काव्य इतिहास की अपेक्षा दर्शन से अधिक निकट है, क्योंकि इतिहास सत्य का तथ्यपरक ऊपरी रूप प्रकट करता है, जबकि काव्य और दर्शन सत्य की सूक्ष्म मीमांसा करते हैं। दर्शन सत्य का बुद्धिग्राह्य रूप प्रस्तुत करता है और काव्य सत्य का संवेद और इंद्रिय ग्राह्य रूप। इस प्रकार सत्य को हृदयंगम करने के लिए दोनों महत्वपूर्ण हैं। अरस्तु के विचार से, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है कि अरस्तु के विचार से काव्य का उद्देश्य आनंद प्रदान करना है एवं अपने ढंग से उपदेश देना है। इसी तरीके से प्लेटो ने भी इसी बात को कहा था। उनका भी मतलब था कि काव्य का जो प्रयोजन होना चाहिए वो आनंद होना चाहिए, आनंद प्रदान करने वाला होना चाहिए, लेकिन नैतिकता को उन्होंने थोड़ा सा इसमें जोड़ा था। और यहाँ पर भी है कि उपदेश देना चाहिए। तो इस मामले में दोनों के विचार आपस में थोड़े मिलते जुलते हैं। तो अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि अरस्तु ने काव्य का प्रयोजन क्या माना है, तो आपका आंसर होगा आनंद के साथ साथ उपदेश। काव्य इन दोनों की पूर्ति करते हुए जीवन के सत्य का उद्घाटन करता है। मतलब जो काव्य है उसमें आनंद भी मिलता है और उपदेश भी मिलता है, तो ये दोनों की पूर्ति हो जाती है काव्य से। काव्य प्रयोजन के साथ साथ अरस्तु काव्य रचना के कारणों को भी स्पष्ट करता है। उसके विचार से काव्य रचना दो कारणों से होती है। एक कारण है मनुष्य की अनुकरण की प्रवृत्ति और दूसरा कारण है अनुकरणात्मक कार्यों और रचनाओं में अभिरुचि। तो यहाँ पर दो कारणों की चर्चा अरस्तु ने की। पहला कारण है कि मनुष्य की अनुकरण की प्रवृत्ति। मनुष्य
के अंदर एक प्रवृत्ति होती है जो खुद अनुकरण करने की कोशिश करता है। दूसरा है कि उन अनुकरणात्मक कार्यों और रचनाओं में अभिरुचि। इन दोनों कारणों से ही काव्य और कलाओं की सृष्टि होती है। ठीक है, अरस्तु ने काव्य के 3 भेद किए हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। कौन कौन से भेद हैं? पहला है ट्रेजिडी, जिसको यहाँ पर हिंदी में लिखा जा रहा है विषादांत नाटक। इसको आप दुखांतक भी बोल सकते हैं। तो सबसे आसान याद रखना है आपको ट्रेजिडी, फिर कॉमेडी, फिर तीसरा महाकाव्य जिसको कि ईपिक कहते हैं। तो ध्यान रखें, ट्रेजिडी, कॉमेडी और ईपिक। ठीक, तो इन तीनों को उन्होंने काव्य के भेद के रूप में देखने की कोशिश की है। तो अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि अरस्तु ने काव्य के कुल कितने भेद किए हैं, या फिर ऑप्शन में आ सकता है कि अरस्तु ने काव्य के भेद किए हैं, ए लिख देगा ट्रेजिडी, बी लिख देगा कॉमेडी, सी लिख देगा ईपिक और लिख देगा कि इनमें से कौन नहीं है। तो डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो इसका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से भी परीक्षा में सवाल आते रहे हैं। अब जो ट्रेजिडी है उसके बारे में अरस्तु का क्या मानना है कि ट्रेजिडी मानव भावनाओं का परिष्कार करता है। वह भाषा के माध्यम से जीवन की विषम परिस्थितियों और भूलों तथा नासमझी के कारण उपस्थित संकटपूर्ण घटनाओं का अनुकरण है। तो ये विषादांत यानी ट्रेजिडी के बारे में कहा गया कि मानव के अंदर जो भावनाएं हैं, ठीक है, उनका क्या करता है? परिष्कार करता है और भाषा के माध्यम से विषम परिस्थितियों और भूलों तथा नासमझी के कारण उपस्थित संकटपूर्ण घटनाओं का अनुकरण करता है। आगे चलकर काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि विषादांत नाटक यानी कि ट्रेजिडी के कुल 6 तत्व हैं, 6 भागों में उसको बांटा गया है। तो देखते हैं कि वो 6 भाग कौन है। ठीक है, इसमें जो पहला भाग है वो है कथा वस्तु, जिसको कि प्लॉट कहा जाता है, चरित्र जिसको कि कैरेक्टर कहते हैं, भाषा शैली डिक्शन, विचार थॉट, प्रदर्शन स्पेक्टिकल और संगीत मेलोडी। ठीक है, तो कितने हुए? प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, पांचवा है प्रदर्शन और छठा है संगीत जिसको कोई मेलोडी यहाँ पर कहा गया है। तो ये ध्यान में रखिए, हो सकता है कि परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि अरस्तु ने ट्रेजिडी के जो 6 भाग किए हैं उनमें से कौन सा विकल्प में नहीं है। ठीक है, या फिर 6 भागों को याद रखें तो अच्छा रहेगा। इनमें से प्रत्येक स्तर पर अरस्तु ने विस्तार से विचार किया है। कथानक में आदि, मध्य और अंत होता है। उसका स्थायी भाव शोक और भय है, ये ध्यान में रखिए। कथानक का जो स्थायी भाव है शोक और भय है। ये बड़ी भावुकता के साथ व्यक्त किए जाते हैं जिसका गहरा प्रभाव पड़ता है। और इससे पहले कथानक को 3 भागों में बांटा गया है, आदि, मध्य और अंत में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अतः अरस्तु ने महाकाव्य से बढ़कर माना है, ट्रेजिडी को उन्होंने महाकाव्य से बढ़कर माना। यद्यपि महाकाव्य में भी यही 6 तत्व होते हैं जो विषादांत नाटक में होते हैं। तो ध्यान में रखिए कि ट्रेजिडी और ईपिक, ठीक है, इन दोनों में अरस्तु ट्रेजिडी को सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं। और अगर तत्वों की बात की जाए तो दोनों में 6 तत्व पाए जाते हैं जिनका कि मैंने ऊपर जिक्र किया था। अब कॉमेडी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कॉमेडी प्रायः हास्य व्यंग प्रधान होता है। इसमें दोषपूर्ण जीवन और चरित्रों का अनुकरण प्रस्तुत किया जाता है। इसमें जीवन की दुखद और संकटपूर्ण परिस्थितियों का प्रदर्शन न होकर सुखमय, हास्यजनक, उल्लासमय दृश्यों का प्रदर्शन होता है। इसमें चरित्रों की दुर्बलताओं का, मूर्खतापूर्ण कार्यों का अनुकरण प्रस्तुत किया जाता है जिनको देखकर दर्शक के मन में हंसी उत्पन्न होती है। ठीक है, किसी को दुख पहुंचाने का उद्देश्य इसमें नहीं रहता। सुखमय होने पर भी अरस्तु ने इसे प्रभाव और चिंतन की दृष्टि से सामान्य तथा ट्रेजिडी और महाकाव्य से हल्के स्तर पर माना है। तो जब भी हम कॉमेडी की बात करेंगे तो मैं बस एक ही शो का नाम लूँगा जिसको कि आप लोग देखते भी होंगे। कपिल शर्मा का जो कॉमेडी शो आता है उसको अगर आप ठीक से देखे होंगे तो जितनी भी बातें यहाँ पर अरस्तु ने उस ज़माने में, ईसा पूर्व में, ये सब चर्चा कर रहे थे, इस पर विचार कर रहे थे अरस्तु। लेकिन लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल की स्थितियों पर ही उन्होंने चर्चा की है। तो कॉमेडी के बारे में उन्होंने बताया कि अगर किसी का इसमें मजाक भी उड़ाया जा रहा है तो उसको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उस कार्यक्रम को आपने देखा होगा तो इस अरस्तु के पूरे कॉमेडी वाले प्रसंग को आप समझ जाएंगे। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत यह है कि काव्य के जो 3 भेद किए थे अरस्तु, उनमें से उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण माना है ट्रेजिडी को, दूसरे नंबर पर रखा है महाकाव्य को और तीसरे नंबर पर कॉमेडी को रखा है। जबकि भारत में कॉमेडी को ही पहले नंबर पर रख दिया जाएगा, क्योंकि आप देखते हैं कि कॉमेडी चैनल जो होते हैं काफ़ी चलते हैं और ढेर सारे कॉमेडियन हैं, उसमें भी काफ़ी कंपटीशन हो गया है। लेकिन अगर बौद्धिक रूप से देखा जाए तो अरस्तु ने
ट्रेजिडी को पहले रखा, फिर महाकाव्य को रखा है, फिर कॉमेडी को रखा है। सबसे हल्का माना है कॉमेडी को उन्होंने और सबसे महत्वपूर्ण माना है ट्रेजिडी को। अगर इस तरीके से प्रश्न आ जाते हैं तो आप इसको मिलाकर बढ़िया से इसका आंसर दे सकते हैं। महाकाव्य में भी 6 अंग या तत्व होते हैं, पर छंद प्रयोग तथा विस्तार में वह विषादांत नाटक से भिन्न होता है। वह भी जीवन का अनुकरण होता है। उद्देश्य, तत्व और प्रकार में समान होते हुए भी महाकाव्य इस बात में विषादांत यानी कि ट्रेजिडी से अलग होता है कि इसमें अभिनय और प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नाटक में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है अभिनय और उसको प्रस्तुत करना, जबकि महाकाव्य में इस तरीके की बात नहीं है। यहाँ पर इसी में अंतर किया जा रहा है महाकाव्य और ट्रेजिडी में। ठीक है, ट्रेजिडी से इस बात में बढ़कर है कि वह शिष्ट और शिक्षित समाज के लिए ही होता है, नाटक के समान सर्वसाधारण के लिए नहीं। वह भी पढ़ा जा सकता है और देखा भी जा सकता है। महाकाव्य के विस्तार की सीमा नहीं है, परंतु कार्य सिद्धि की निश्चितता, भावों की यथार्थता और अनुकरण की प्रभावत्मकता के कारण अरस्तु ट्रेजिडी को महाकाव्य से अधिक उच्च स्थान देते हैं। महाकाव्य में कथा वस्तु का समुचित संगठन, चरित्र चित्रण, भाषा और छंदों का सुष्ट, सुंदर और ओजपूर्ण प्रयोग तथा उदात्त विचारधारा आवश्यक तत्व होते हैं। इसमें आश्चर्यकारी विचित्र घटनाओं का वर्णन तथा शाश्वत सत्य का निरूपण हो सकता है, परंतु अरस्तु में विशेष महत्व देते हैं, वो भी है ट्रेजिडी को। दैवी चरित्रों की सृष्टि अपेक्षा उदात्त मानव चरित्रों की को महाकाव्य अनुकृत और भावोत्तेजना के संबंध में अरस्तु के विचार प्लेटो से भिन्न है। ठीक है, महाकाव्य की अनुकृति, भावोत्तेजना आदि के संदर्भ में अरस्तु और प्लेटो में क्या है, मतभेद है। दोनों के दृष्टिकोणों में अंतर है। प्लेटो की कई मान्यताओं का उन्होंने खंडन किया है। उसका खंडन वास्तव में अपने दृष्टिकोण से प्लेटो के विचारों की एक तरीके से व्याख्या ही उन्होंने की है। अगर कोई किसी की बात का खंडन करता है तो स्वयं अपने विचारों की एक तरीके से वो व्याख्या करता है। अब देखते हैं, उसको 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि प्लेटो और अरस्तु एक विषय वस्तु पर कैसे अलग अलग सोच रहे हैं और कैसे एक दूसरे से सहमत भी हैं। काव्य के संबंध में प्लेटो का आरोप था कि कवि अज्ञानवश सत्य का वर्णन नहीं करता। अरस्तु का मत है कि कवि द्वारा वर्णित काव्यगत सत्य ऐतिहासिक तथ्यात्मक सत्य, वैज्ञानिक वस्तुगत सत्य से भिन्न होता है। वह भावगत सत्य है और उसकी अलग गरिमा एवं महत्ता होती है। ठीक है, ये पहला यहाँ पर अंतर दिख रहा है। दूसरा है कि कवि के लिए जो घटित हुआ प्रत्यक्ष है वही सत्य नहीं है, बल्कि उसके लिए जो घटित हो सकता है और संभाव्य है वह भी क्या है, सत्य है। अगला पॉइंट है कि मानवीय आदर्श, विश्वास, धारणाएं और निष्ठाएं भी सत्य हैं। कभी कभी काव्य में वह भी सत्य होता है जो सामान्य जीवन में असंगत और असंभव लगता है। काव्यगत सत्य संवेद और इंद्रिय गोचर होने से घटनाओं, चरित्रों और बिंबों के माध्यम से प्रकट होता है, पर वह सीमित न होकर सार्वभौम सत्य होता है, जबकि इतिहास का सत्य केवल तात्कालिक और सीमित सत्य होता है। दर्शन सत्य का बुद्धिगत रूप प्रकट करता है, काव्यगत सत्य पूर्ण होता है तथा वह दार्शनिकता से भरा होता है। अब देखते हैं अनुकरण के संबंध में दोनों का क्या मत है। अनुकरण के संबंध में अरस्तु का दृष्टिकोण नैतिक और सामाजिक की अपेक्षा सौंदर्य शास्त्रीय है। काव्य या कला प्रकृति की अनुकृति है, पर एकदम नकल न होकर उसका पुनः प्रस्तुतिकरण है। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। प्लेटो ने जहाँ सीधे सीधे कहा कि कला जो है अनुकरण का अनुकरण है, लेकिन अरस्तु ने कहा है कि काव्य या कला प्रकृति की अनुकृति है। इतना भी आपसे पूछ दिया जाएगा कि किसने कहा है कि प्रकृति की अनुकृति है, पर एकदम नकल ना होकर उसका पुनः प्रस्तुतिकरण है। इसी को कई जगह लिख देता है पुनः सर्जना है। ठीक है, तो बात एक ही है। अतः काव्य या कला में उतारा हुआ प्रकृति का रूप वास्तविक रूप की कमी को दूर कर उसे अधिक पूर्ण रूप प्रदान करता है। ये अरस्तु का मानना है। कवि या कलाकार प्रकृति के 3 रूपों में किसी का भी वर्णन करने में स्वतंत्र हैं। पहला है जैसी वह है या दिखाई देती है, दूसरा है जैसी वह समझी जाती है, तीसरा जैसी उसे होना चाहिए। 3 रूप यहाँ पर बताया गया है कि जैसी वह दिखाई देती है, या फिर जैसी वह समझी जाती है, या फिर जैसी उसे होना चाहिए। प्लेटो इसके तीसरे रूप को कला में स्थगन देने के पक्षपाती थे, तीसरे रूप को कि जैसी उसे होना चाहिए। अतः जबकि अरस्तु तीनों प्रकार के अनुकृत रूपों को मानते हैं। तो यहाँ पर प्लेटो और अरस्तु में आप देख रहे हैं कि अरस्तु
किसी भी काव्य या कला को कह रहे हैं कि जैसे उसे होना चाहिए। लेकिन अरस्तु जो है थोड़ा सा इसमें लिबरल दिखाई पड़ रहे हैं और ये 3 रूपों पर उन्होंने चर्चा किया है। अगला है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है ये, अरस्तु के विचार से अनुकृति वास्तव में कल्पना द्वारा जीवन की पुनर्सर्जना है। इंपॉर्टेंट, इसको करके नोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, अरस्तु ने प्लेटो के इस आक्षेप का भी खंडन किया है कि आवेश युक्त कवि हमारी वासनाओं को जागृत कर उत्तेजित करता है और कभी कभी अनुचित और असामाजिक कार्यों का वर्णन कर गलत उत्तेजना लोगों में भर देता है। अरस्तु का इसके विपरीत कहना है कि जिस प्रकार शरीर के विकारों को हम रेचक पदार्थों को खाकर निकाल देते हैं और बाद में पेट शुद्ध और स्वस्थ हो जाता है, उसी प्रकार भय, त्रास, करुणा, क्रोध, घृणा आदि के भाव भी जब काव्य या नाटक में अतिरंजित रूप में आते हैं, तब किसी चरित्र द्वारा उन भावों की डटकर अभिव्यक्ति दर्शक के भीतर के भावों का भी विरेचन कर देती है। इन प्रबल भावों में दर्शक बह जाते हैं तथा उनके अन्य भाव शांत हो जाते हैं। अतः कवि या नाटककार के अतिरंजित भावोद्दीपन से दर्शक या श्रोता के मानसिक विकार दूर हो जाते हैं और वह शुद्ध विकार रहित होकर प्रभाव ग्रहण करता है। इस प्रकार अरस्तु ने कवि और काव्य संबंधी प्लेटो के कवि विरोधी विचारों का परिमार्जन किया। प्लेटो के कई सिद्धांतों की अरस्तु ने अधिक व्यापक और संगत व्याख्या की है। तो अभी जो मन की शुद्धता या फिर दर्शक और श्रोता की विकारों की शुद्धता के बारे में चर्चा की जा रही थी, एक तरीके से यही अरस्तु का विरेचन सिद्धांत है जो कि चिकित्सा शास्त्र पर आधारित है। परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। ठीक है, तो कौन सा सिद्धांत चिकित्सा शास्त्र पर आधारित है? तो सही जवाब है विरेचन का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने प्लेटो के अनुसार कवि जो है उत्तेजना परक चीज़ों को लिखकर समाज में एक तरीके से अव्यवस्था या फिर अराजकता फैलाने का उन्होंने आरोप लगाया था कवि के ऊपर। लेकिन अरस्तु ने उसे खंडित करके उसकी आलोचना करके कहा कि नहीं, ये भी ज़रूरी है। अगर आप दर्शक और श्रोताओं के मन को शुद्ध करना चाहते हैं तो इस तरीके का भाव पूर्ण काव्य रचना लिखना चाहिए। इसके वो समर्थक थे। अगला पॉइंट है कि अरस्तु के काव्य और कला संबंधी विचार यूरोपीय काव्य चिंतन के लिए मील का पत्थर बनकर मार्गदर्शन करते रहे, उसे आगे बढ़ाते रहे। उनके कथन बड़े प्रामाणिक एवं तर्कसंगत हैं। आज भी उनका अलग और विशिष्ट महत्व है। तो इस तरीके से हमने प्लेटो के महत्वपूर्ण सिद्धांतों और विचारों पर विचार किया। आगे चलकर जो उनकी आखिरी समय था उसके बारे में बात कर लेते हैं कि उन्होंने नई एकेडमी तो स्थापित कर ली थी। वहाँ पर इन्होंने इतिहास और जीव विज्ञान पर ग्रंथ लिखे और बल्कि नहीं, विविध विषयों पर अरस्तु ने लिखा। कई जगह लिखा रहता है कि इन्होंने कुल 400 ग्रंथ लिखे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 47 ग्रंथ लिखे और उनका देहांत 63 वर्ष की उम्र में ईसा पूर्व 321 में हो गया। तो अरस्तु कुल 63 वर्ष तक जीवित रहे और उसमें उन्होंने कुल 47 ग्रंथ लिखे और मुख्य रूप से 3 सिद्धांतों पर उन्होंने विचार किया। अगर पाश्चात्य काव्यशास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो अनुकरण का सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत, ठीक है, और ट्रेजेडी का जो सिद्धांत था उसको भी उन्होंने बखूबी उस पर विचार किया है। तो अगर इस तरीके के प्रश्न आ जाएं ट्रेजेडी से संबंधी, कॉमेडी से संबंधी, महाकाव्य पर विचार करते हुए, तो जो भी इसमें फैक्ट्स बताए गए कि कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से भाग हैं, उनको अपने दिमाग में रखिए। और काव्य के संबंध में प्लेटो के कौन कौन से विचार हैं, इनको ध्यान में रखना है। और इसमें भी चर्चा की गई कि प्लेटो और अरस्तु कहाँ कहाँ भिन्नता रखते हैं, उन पॉइंट्स को भी रखने की कोशिश की गई। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।